नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं, चाहे किसी की नज़र पड़े या ना पड़े, लेकिन अपने कार्यों को निरंतर जनता की सेवा के लिए लगा देते हैं, अपना समय, अपना सब कुछ। उनमें से एक है बंटी भाऊ शेड़के, जो आज हमारे साथ है। हो रही पूरे हॉस्पिटल में अपनी मनमानी, पैसे की लूट मार, किसी भी तरह से चल ही रहे ये धांधली को लेकर बंटी भाऊ शेड़के अमरन उपोषण पर बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या क्या मांगे हैं, और आज का उनका तीसरा दिन है यहाँ बैठने का। क्या कहना चाहिए? जी, बस मांग इतनी है कि आज अनशन का तीसरा दिन रहने के बाद में भी, और मुख्य तो मांग यही है कि जो रेडियंस अस्पताल जहाँ पर मौत का तांडव निरंतर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, तो ये रेडियंस अस्पताल को जल्द से जल्द ये सील किया जाना चाहिए, क्योंकि रेडियंस अस्पताल के बारे में जो है पूरे नागपुर शहर के नागपुर वासियों के मन में एक आक्रोश है। और पहले तो सर रेडियंस क्या मामला है, रेडियंस किसको बोलते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप समझा दें। ये रेडियंस अस्पताल जो है ये वर्धमान नगर स्थित अस्पताल है। यहाँ पर डॉक्टर मनोज पुरोहित और उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर दीपिका पुरोहित, इनके माध्यम से ये अस्पताल ये चलाया जाता है। और ये अस्पताल में मामला ये है कि एक दीपक वर्मा जी करके एक पेशेंट थे। वो दीपक वर्मा जी जो इनका नरेंद्र नगर में जिनका रहना था, मेरे तो परिचित नहीं थे, लेकिन मुझे कॉल आया। मैं कॉल आते बराबर वहाँ पर सीधा वहाँ पर मैं 6:30-7 बजे गया। अभी कम से कम 12 से 15 दिन हो गए ये बात को। और वहाँ पर जाने के बाद में मुझे ये पता लगा कि डॉक्टरों के माध्यम से उनको बताया गया है कि सुबह वो क्रिटिकल थे, दोपहर में क्रिटिकल थे, फिर नॉर्मल हुए, फिर से क्रिटिकल हुए, फिर से नॉर्मल हुए। तो जब वो नॉर्मल बार बार जब हुए थे, तो उनकी जो अर्धांगिनी है दीपक वर्मा जी की, जो अभी मृत हो गए, तो उनकी अर्धांगिनी जो है, उनकी अर्धांगिनी वहाँ पर गई, PPE किट पहन के गई। और वहाँ पर जो बाउंसर थे, बाउंसर जो डॉक्टर्स ने लगा के रखे हुए वहाँ पर, मनोज पुरोहित जी ने, डॉक्टर ने, तो उनके बाकायदा पैर भी पड़े। और पैर पड़ने के बाद में वो दीदी का यही कहना था, भाभी का यही कहना था, दीपक वर्मा जी की अर्धांगिनी का यही कहना था कि मुझे वहाँ पर ऊपर जाने दीजिए, मैं PPE किट पहन के हूँ, तो मैं अगर जाऊँगी तो कहीं ना कहीं पर मेरे जो पति है मुझे देखेंगे, तो एक जान उनमें वापस आ सकती है, यानी क्रिटिकल वो नहीं हो सकते, भावनात्मक। तो ठीक है, वो एक और बात है, उन्होंने कोरोना वार्ड है वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। लेकिन उसके बाद में 10 रात में 50 मिनट पर कॉल आता है वर्मा परिवार को कॉल आता है कि आपके पति की डेथ हो गई, दीपक वर्मा जी की डेथ हो गई। तो पूरा परिवार वहाँ पर पहुँच जाता है, मुझे भी कॉल करते, मैं भी पहुँच गया वहाँ पर। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो राहुल वर्मा डायरेक्ट ऊपर गए, मेरे पहुँचने के पहले वहाँ पर डायरेक्ट ऊपर गए। तब बज गए थे 11:15, 10:50 में बताया कि उनकी डेथ हो गई। तो 11:15 बजे डॉक्टर सुमित वहाँ पर थे, RMO रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो थे वहाँ पर डॉक्टर, तो डॉक्टर सुमित द्वारा बताया गया कि नहीं उनकी डेथ नहीं हुई, वो अभी क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है, ये एक्सपायर्ड नहीं हुई, डेथ नहीं हुई। जबकि 10:50 पे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि डेथ हुई। उसके बाद में फिर हम लोग जो है ऊपर न जाते हुए मैंने लकड़गंज थाने में उनको परिवार को लेकर गया और उनको कहा कि वहाँ पर सब इंस्पेक्टर विलास पाटिल जी थे, उनके साथ में वो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर बाउंसर भी जो था, बाउंसर पुलिस वालों को देखने के बावजूद भी बाउंसर ने वहाँ पर ताला लगा दिया गेट को, बोले आप ऊपर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि ये पुलिस है, तो वो पुलिस वालों के साथ में उनके परिवार के लोग ऊपर गए। और तब पुलिस वालों के सामने डॉक्टर सुमित जो रेडियंस अस्पताल के RMO है, उनका ये कहना था कि मुझसे गलती हुई बताने में, ये गलती नहीं हुई थी। परिवार के सदस्य को जो बताया उन्होंने वाक्य वैसे ही हुआ था और वो वैसे ही करने वाले थे, क्योंकि रात भर फिर से उन्होंने वो बॉडी वैसी ही रखी होती हमारे मृत दीपक वर्मा जी की, सम्माननीय मृत दीपक वर्मा जी की। और वही है कि एक दिन का फिर से उन्होंने चार्ज लगाया होता कि वेंटिलेटर लगाया, टॉसली लगाया, रेडमीसियर लगाया, अलाना फंड जो भी है, और 60-70 हज़ार का बिल उन्होंने और ज़्यादा बढ़ाया होता। वो एक तो क्या अपना ये बिल बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं लोग? बिल बढ़ाने के लिए सभी शुरू है, जितने भी निजी अस्पताल है नागपुर शहर में, और कुछ एक 5-10 अगर अस्पताल अगर छोड़ दिया जाए जो भी ईमानदारी से काम करते होंगे, तो 90% पूरे अस्पताल जो है, ये पूरे अस्पताल जो है निजी अस्पताल, ये डकैत बन गए, डाकू बन गए। और ये डकैत बन के जिस प्रकार से डकैती होती है, वो तो भी एक बार के डकैत ठीक है, एक बार में आपके घर पे डकैती करेंगे और डकैती करके वो निकल जाएंगे। लेकिन ये जो है, ये ऐसे डकैत है जो निरंतर डकैती करते हैं, रोजाना डकैती करते हैं। यानी 10,000 की अगर समझ लो कोई भी अगर वहाँ पर चार्जेस अगर होंगे तो उसके 50-50, 60-60 हज़ार रुपये भी चार्जेस ये लोग लगाते हैं। रेडियंस अस्पताल का और एक मामला मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले एक मैं सवाल करना चाहूँगा आपको कि हमारे भारत की जनता में भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर को, क्या ये शोभा देता है इनको? जी, निश्चित रूप पर भगवान का रूप माना जाता है और आने वाले समय में भी माना जाने वाला है, क्योंकि अगर मैं पूरी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10% डॉक्टर आज भी भगवान का रूप ही है, लेकिन बाकी के जो डॉक्टर है ये भगवान यानी देव न रहते हुए ये नगद देव हो गए।
ये क्या हो गए, नगद दो, इनको नकदी चाहिए, इनको कोई लेना देना नहीं है लोगों के जान से। बस इतना ही है कि आपने जिस प्रकार से जो एक मौत का तांडव जो नागपुर शहर में जो शुरू था, आपने देखा होगा कि जो रोजाना मैंने 113 तक का आंकड़ा ये नागपुर शहर में गया था मौत का, है ना। तो ये 10-12 दिन पहले जो आंकड़ा गया था, अभी ठीक है, ये 6-7 दिन से माहौल थोड़ा ठीक है। अभी जिस प्रकार से प्रादुर्भाव का जो हम देख रहे हैं कि अभी मरीज कम है, हमारे फ़ोन भी बजना अभी थोड़ा कम हो गया है। कोविड हेल्पलाइन के माध्यम से हमारी 117 लोगों की जो टीम, साथियों की टीम जो काम कर रही है, #नागपुर SOS के माध्यम से अभी फ़ोन भी बजना कम हुए। लेकिन जो एक मौत का तांडव जब वो शुरू था, तो बहुत से निजी अस्पतालों में हमने ये देखा कि भैया 10% डॉक्टर आज भी भगवान का रूप ही है, लेकिन बाकी के जो डॉक्टर है ये भगवान यानी देव न रहते हुए ये नगद देव हो गए। ये क्या हो गए, नगद देव, इनको नकदी चाहिए, इनको कोई लेना देना नहीं है लोगों के जान से। बस इतना ही है कि आपने जिस प्रकार से जो एक मौत का तांडव जो नागपुर शहर में जो शुरू था, आपने देखा होगा कि जो रोजाना मैंने 113 तक का आंकड़ा ये नागपुर शहर में गया था मौत का, है ना। तो ये 10-12 दिन पहले जो आंकड़ा गया था, अभी ठीक है, ये 6-7 दिन से माहौल थोड़ा ठीक है। अभी जिस प्रकार से प्रादुर्भाव का जो हम देख रहे हैं कि अभी मरीज कम है, हमारे फ़ोन भी बजना अभी थोड़ा कम हो गया है। कोविड हेल्पलाइन के माध्यम से हमारी 117 लोगों की जो टीम, साथियों की टीम जो काम कर रही है, #नागपुर SOS के माध्यम से अभी फ़ोन भी बजना कम हुए। लेकिन जो एक मौत का तांडव जब वो शुरू था, तो बहुत से निजी अस्पतालों में हमने ये देखा कि भैया इनकी मौत हो गई क्या, चलो इनको हटाओ, दूसरा पेशेंट है, नकदी लो, डिपॉजिट लो, पैसे लो, 4 लाख लो, 5 लाख लो और इनको एडमिट करो। जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने सीधा कहा है, और ये 1-1.5 महीने 2 महीने पहले कहा हुआ है। ये पेपर के माध्यम से, पेपर की कटिंग सभी के पास में है, सभी नागपुर वासियों को भी पता है, मरीज के रिश्तेदारों को भी पता है। और वहाँ पर जाने के बाद में मरीज का जो रिश्तेदार रहता है, तो वो तो बेचारा सबसे पहले तो अपने घर के जो परिवार का सदस्य, परिजन का जान बचाने के लिए वहाँ पर जाता है वो। तो इसलिए वहाँ पर डॉक्टर जो है डायरेक्ट 4 लाख दो, 2 लाख दो, डिपॉजिट कर दो, ये एक चीज़ है। ये चीज़ के ऊपर में भी आज तक महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इसलिए यह रेडियंस अस्पताल के विरोध में इनको सील करना चाहिए। और जितने भी निजी अस्पताल इस प्रकार से अगर समझ लीजिए डकैती कर रहे होंगे, लूटमाच मचा रहे होंगे, तो ऐसे भी अस्पतालों के ऊपर में सील यह लगना चाहिए, यह मेरी मांग है। सर, मेरा थोड़ा सा हटके एक प्रश्न है आपसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लंबा लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 14 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज जो गरीब जो है रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार ने क्या मदद करना चाहिए या क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप में ये जो चीज़ है, सबसे पहले तो देखो, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक 5% जो समझ लीजिए सामान्य नागरिक जो रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर समझ लीजिए जो सरकार की ओर से जो राशन के माध्यम से जो भी मदद होती होंगी, तो वो मदद जो है हम लोगों ने लेना चाहिए। और लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन ये सरकार ने अगर भले ही लगाया होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, महानगर पालिका हो, कोई भी हो, वो लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन हमने करना चाहिए। सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हमने आगे आकर मदद करनी चाहिए। और सम्माननीय बड़े नेताओं से भी मेरी बार बार विनती है, जो भी पार्टी के बड़े नेता होंगे, तो ये खुद का वार्ड, खुद का प्रभाग, खुद का मतदार संघ, खुद का शहर, खुद की लोकसभा, ये बांधने का समय नहीं है। मेयो मेडिकल में अगर समझ लो कोई भी अगर मरीज अगर वहाँ पर अगर जाता है, तो मरीज का अगर समझ लो कोई भी रिश्तेदार अगर वो कोई बड़े नेता का पहचान का अगर नहीं होगा, और बड़े नेता का कोई रिश्तेदार अगर पहचान का है, तो बड़े नेता के माध्यम से वो अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हुए किसी भी मरीज को वहाँ पर मेयो में बता देता है, भले ही उसका 95 का उसका ऑक्सीजन वैल्यू रहे या 10 उसकी HRCT रहे, यानी वो नॉर्मल रहे, उसके बावजूद उनके लिए वहाँ पर रिजर्व करके रखा जाता है बेड। लेकिन 4-4 दिन से बेचारी एक आधी बूढ़ी औरत अगर समझ लो मेयो, क्योंकि हम लोग रात दिन मेयो में काम कर रहे हैं, हम दिन में वहाँ पर मेडिकल में खाना वितरित कर रहे हैं, तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट भी रहती, शिकायत भी रहती कि मैं जो है यहाँ पर 3 दिन से आया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक बेड अवेलेबल नहीं हुआ। तो मेरी सभी पार्टी के बड़े नेतागणों से विनती है कि इस प्रकार से आप फ़ोन मत कीजिए। अगर इस प्रकार से आने वाले समय में, जैसा ये अनशन तो शुरू है, तो आने वाले समय में फिर ऐसे बड़े बड़े जो नेता है, वो जो कोई भी पार्टी के होंगे, तो उनके भी विरोध में इस प्रकार का अनशन फिर से करना पड़ेगा मेयो अस्पताल के अंदर में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी शेड़के जी। आप देख रहे थे TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर। और इसमें और एक चीज़ एक रह गई थी कि जैसा रेडियंस अस्पताल का है, और बहुत कईयों मामले, हज़ारों। एक मामला तो ऐसा था कि 61 साल के एक बुजुर्ग थे, उनके जवाई ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से मुझे डॉक्टर दीपिका पुरोहित जी ने कहा। मैं बोला क्या कहा? तो उन्होंने बताया कि अगर समझ लो कि आपने 4.5 लाख रुपये भरे नहीं, तो आपके पेशेंट का हम ऑक्सीजन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? ऑक्सीजन। तो ये डायरेक्ट मर्डर नहीं है तो क्या है? इसकी भी कंप्लेंट लकड़गंज थाने में की है। एक अमित सुंकार करके एक 38 साल का लड़का था, नौजवान लड़का था, मेरे जैसे 38 साल का था वो बच्चा जो है वहाँ पर जब एक्सपायर्ड हुआ, वो जवान जब एक्सपायर्ड वहाँ पर हुआ, एक्सपायर्ड होने के बाद में सुबह 7 बजे वो एक्सपायर्ड हुआ। सुबह 7 बजे एक्सपायर्ड होने के बाद मुझे कॉल आया, मैं 1 बजे महानगर पालिका के माध्यम से अंतिम संस्कार की गाड़ी मैंने वहाँ पर भेजी, तब भी वो बॉडी देने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? तो बचा हुआ बिल आप दो।
रात में दे रहे थे बॉडी 11-12 बजे, तो ये 14, 15, 16, 17 घंटों में वो परिवार के ऊपर में क्या महसूस हो रहा होगा उनको। तो ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से आपने कहा था कि पहले हम भगवान जो है ये डॉक्टर को हम देव मानते थे, तो कुछ जो डॉक्टर्स हैं उनकी वजह से ये देव नहीं है, नगद देव हो गए। बस इतना मैं आपसे कहना चाहूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बने हुए TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर बंटी भाऊ शेड़के जो अनशन पर बैठे हैं। और मैं अगर डॉक्टरों की बात करूं तो डॉक्टर अपनी मनमानी चला रहा है, पहले इंसान है। हमें एक सबक सीखना चाहिए कि कोरोना का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोरोना के ये सोच ले कि कोरोना का कोई धर्म नहीं होता तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसी को निभाते हुए इंसान के काम में आना चाहिए। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह खबरों को देखने के लिए TNN 24।